Welcome students. Once again we are going to discuss the statistical physics. So far we have 4 lectures and this is going to be the 5th lecture. So today we will discuss about ensembles, the concept of ensemble, and about phase space and types of ensembles, microcanonical, canonical and grand canonical, their properties and some probability distribution formulas. So in the next lecture will be the last lecture of this unit, the 4th unit, and then after we will start the last unit. So okay, let us start the ensembles. How we define it: a collection of large number of virtual identical copies of a system is known as ensemble. As you know, when we have a large number of particles, then we will call it a system. बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक कलेक्शन क्या कहलाएगा? एक सिस्टम. तो ऐसे ही इन द सेम वे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स विल बी कॉल्ड एज ensemble. तो सिंपल है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका एक उनको स्टडी करना है आपको, तो एक सिस्टम हो गया, सभी का एक कलेक्शन. एंड बहुत सारे सिस्टम्स अगर होंगे आपके पास तो उन सब का कलेक्शन कहलाएगा ensemble. तो यहाँ पे क्या होंगे कि कहाँ से आते हैं ये इतने सारे सिस्टम? ये सारे सिस्टम अलग अलग नहीं हैं बल्कि वर्चुअली आइडेंटिकल हैं, एक ही हैं, कॉपीज़ कहलाते हैं सिस्टम के, क्योंकि हमने अभी आपको माइक्रोस्टेट तो पढ़ाया हुआ है. सो यू विल बी फेमिलियर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोस्टेट्स विद इन अ मैक्रोस्टेट. तो हमने बताया था एक्सेसिबल स्टेट्स हैं जो कि पॉसिबल, जिसमें कि पार्टिकल हो सकता है, और इक्वली प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी है. सो इसीलिए इसको कहलाता है वर्चुअल कॉपीज़. बिकॉज क्या है, सिस्टम इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. सो इट्स नॉट कांस्टेंट कि एक ही माइक्रोस्टेट नहीं है, बल्कि देयर कुड बी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स विच आर वेरिएबल इन टाइम. सो ये ensemble इसी का एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है टू स्टडी द सिस्टम्स विच आर मूविंग. सो इसमें क्या कहलाएंगे? वर्चुअल कॉपीज क्या हैं? ये माइक्रोस्टेट्स कैरेक्टराइज बाय द सेम मैक्रोस्टेट विल बी सेम. एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ फंक्शन एफ, सपोज इट इज एफ इज अ फंक्शन. इसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी? टाइम एवरेज ऑफ एफ ओवर द वेराइटी ऑफ माइक्रोस्टेट. समझ गए आप? क्योंकि माइक्रोस्टेट क्या है? नथिंग बट द different sets of states in time. तो क्या होगा? हम स्टैटिस्टिक्स का यही एम भी है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपको स्टडी करनी है यूजिंग दी प्रॉपर्टीज और दी स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, इसको अभी हम आगे स्टडी करते हैं कि क्या क्या टाइप के ensembles हैं हमारे पास. बिफोर वी स्टार्ट दिस, लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज स्पेस. सो एक होता है पोजीशन स्पेस, जो कि आप फेमिलियर हैं, एक्स वाई एंड जेड. आप किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन. सिंपली एक्स वाई एंड जेड इन 3 डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि एक्स वाई जेड क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. दैट इज़ अ पोजीशन स्पेस. बट उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोमेंटम स्पेस. मोमेंटम स्पेस का मतलब है व्हेन द पार्टिकल इज़ मूविंग, सो इट हैज़ वेलोसिटी एंड ऑल्सो द मोमेंटम. जब मोमेंटम होगा तो नाउ इन ऑर्डर टू डिफाइन द सिस्टम वी हैव टू not only use the position coordinate but also the momentum coordinates. आपके पास momentum coordinate होने चाहिए कि because it is not constant, it is moving,
इट इज़ नॉट स्टेशनरी। तो पेज स्पेस क्या है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी पोजिशन स्पेस एज वेल एज मोमेंटम स्पेस। तो यहाँ पे आपके अगर आपको एक सिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको कई सारे तीन अगर हम बात करते हैं एक पार्टिकल की, तो उसके पास 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। सो 6 कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए एटलीस्ट फॉर डिफाइनिंग द पार्टिकल। अब यहाँ पे हम कहते हैं फेज पॉइंट, कोई एक पॉइंट अगर आप उसको लेंगे इन फेज स्पेस, जो आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है पी एक्स वर्सेज एक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो वी कैन हैव अ पार्टिकल पी विद इन दिस ट्रेजेक्ट्री, तो उसको जो कि कहलाता है फेज पाथ। एंड ये जो पूरा 2D प्लेन बनेगा उसको फेज स्पेस भी कहा जा सकता है। और अगर हम क्लासिकली बात करें तो एक पेज पॉइंट को हम दिखा सकते हैं क्यू आई पी आई, ये कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। क्यू ये पोजीशन है, पी मोमेंटम है। और जैसा कि मैंने अभी बताया Q1, Q2, Q3 विल बी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड P1, P2, P3 विल बी मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। सो ओवरऑल वी हैव 6 कोऑर्डिनेट्स एंड 6 डायमेंशनल फेज स्पेस कह सकते हैं। एंड इन जनरल अगर हम बात करते हैं 3n, अगर 3 कोऑर्डिनेट ये हो गए। अगर हम n पार्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट सभी के पास 6 डायमेंशनल फेज स्पेस होने से 6n डायमेंशनल फेज स्पेस हो जाएगा। और ये सिंपली हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन है जो आपने क्लासिकल में पढ़ी होंगी। दैट्स हाउ Q एंड P आर डिफाइंड। और ये यहाँ पे हमने बताया कि in an ensemble we also define ensemble average of a property of a function f। तो जो कि कैसे निकालते हैं आप यूजिंग द डेंसिटी फंक्शन एंड वॉल्यूम एलिमेंट। ओके, लेट अस स्टार्ट द ensembles। तो आपका जो टाइप्स ऑफ ensemble हैं, हाउ वी डिफाइन इट, basically we have 3 types of ensembles. First one is microcanonical, second one is canonical and third one is grand canonical ensemble। ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके आधार पे हमने डिफ़ाइन कर दी है। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, जिनमें से माइक्रो कैनोनिकल इज़ वेरी आइडियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकली इट डजेंट एग्जिस्ट। सो हम बात करेंगे, अगर अभी हम आगे को पढ़ते हैं तो वी विल ओनली स्टडी कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। तो क्या है ये माइक्रो कैनोनिकल? और ये तीनों में हम जो आप फिगर्स डायग्राम को देख सकते हैं, तो फर्स्ट वाला ऐसा है माइक्रो कैनोनिकल, जिसमें कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा जब हमने कुछ और प्रॉपर्टीज स्टैटिस्टिकल स्टार्ट किया था, तो इसी टाइप से स्टार्ट किया था। एन वी एन ई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वी इज़ द वॉल्यूम, ई इज़ दी एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं एंड जो हम एनसेम्बल बोल रहे हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स, सो मैनी सिस्टम्स। सो बहुत सारे सिस्टम्स हैं विद कांस्टेंट और द सेम एन वी एंड ई कैरेक्टराइज्ड बाय दिस मैक्रो स्टेट एन वी ई। सभी की मैक्रो स्टेट एन वी ई से आपको बताई जाएगी और सारे के सारे आपस में सेपरेटेड हैं। ऑल द सिस्टम्स आर हैविंग द सेम मैक्रो स्टेट एन वी ई as well as they are not connected so that they can either they cannot exchange the energy and nor the particles। ना तो ये नॉन कंडक्टिंग हैं बीच की इनकी वॉल्स, सेपरेटिंग वॉल्स जो हैं इंसुलेटिंग हैं और इम्परिमेबल हैं, पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। सो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, इसीलिए इसको आइडियलिस्टिक बहुत माना जाता है, जो कि जस्ट एक थियोरेटिकली पॉसिबल है। सेकेंड वन जो है एक रिजर्वॉयर हो सकता है जिसके साथ सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो अब हम कह सकते हैं बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स हैं
और उनकी जो वॉल्स हैं, सेपरेटिंग वॉल्स, वो कंडक्टिंग हैं बट स्टिल इम्परमिएबल हैं, सो पार्टिकल्स कैनॉट enter in the other systems. So here macrostate will be N, V and T. Now we have the temperature. Temperature will be equal, क्योंकि जब exchange of energy होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा इक्विलिब्रियम का जब सभी का टेम्परेचर सेम होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो now the all the systems will be characterized by the macrostate N, V, T. And third one is the grand canonical ensemble, जिसमें कि अब क्या होगा, नाउ द सेपरेटिंग वॉल्स बिटवीन द सिस्टम्स आर कंडक्टिंग एज वेल एज परमिएबल. सो नाउ exchange of energy is allowed and also particles can be exchanged. particles भी एक सिस्टम से दूसरे में जा सकते हैं. so particles आ सकते हैं, तो म्यू इज़ दी केमिकल पोटेंशियल, ये भी हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, फ्री एनर्जी पर मोल. सो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स भी इधर उधर जा सकते हैं. सो फाइनली दी मैक्रोस्टेट विल बी करेक्टराइज बाय द म्यू, वी एंड टी. ये 3 टाइप के इंसेंबल्स हैं. और माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में हमने एक एंट्रोपी का जो डिफाइन किया था रिलेशनशिप S equal to K log omega, where omega is the number of microstates, S is the entropy. तो ये एंट्रोपी और माइक्रोस्टेट्स को हमने डिफाइन किया था. ये दिस इज़ कैन बी सेड फॉर माइक्रो कैनोनिकल. तो जो ओमेगा है वो माइक्रो कैनोनिकल के लिए हम लेंगे माइक्रोस्टेट्स, बट फॉर द अदर इंसेंबल्स एंड कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल के लिए ओमेगा जो है माइक्रोस्टेट्स, ये हमारा चेंज हो जाएगा पार्टीशन फंक्शन में. अब हमारे पास पार्टीशन फंक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे, अभी आगे आएगा. और हम देखेंगे इट हैज़ द सेम रोल ऑफ लाइक ओमेगा माइक्रोस्टेट्स विच इज इन माइक्रो कैनोनिकल. और जो एंट्रोपी के रिलेशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे. एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा तो है ही, दिस इज़ अ वेरी जनरल रिलेशन, बट वी विल ऑल्सो सी सम अदर काइंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एंट्रोपी एंड द पार्टीशन फंक्शंस. तो पार्टीशन फंक्शन कुछ नहीं है नया, यही है कि आप किस तरह से आपकी जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट एनर्जी है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड और पार्टीशनड among the various energy level. So that's why it is called a partition function. And now after this हाँ एक ये भी है कि because this studying statistics में जब हम थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट करते हुए पढ़ रहे हैं then it is fine, but यहाँ पे क्योंकि some concepts are purely mathematical एंड प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, बट यू हैव टू नो सम थिंग्स लाइक हाउ द पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और डिफरेंट बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ये हमें आगे काम आएगा. और बाद में हम 3 अलग अलग स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ने वाले हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, बोस-आइंस्टीन एंड फर्मी-डिराक. बेसिकली हम कह सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन क्लासिकल है, बाकी दोनों क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हैं. इनके बारे में पढ़ेंगे. कुछ चीज़ें हम पहले भी ला चुके हैं. एक बात आई है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जब हम एंट्रोपी और मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज एंड गिब्स पैराडॉक्स पढ़ा था. Then that time also we discussed something little about this कि distinguishable होने से क्या फ़र्क पड़ता है particles and indistinguishable जो कि एक जैसे दिखते हैं, जिनको कि किसी तरह से भी डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता. तो इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारे काम आएंगी आगे को. लेट अस हैव 2 एग्जाम्पल्स, 2 केसेस. जब हमारे पास हो सकता है कि वी विल हैव कैपिटल N
distinguishable particles in and we have to arrange these n distinguishable particle in k compartments. देखिए यहाँ नीचे डायग्राम में मैंने फर्स्ट एंड सेकंड बनाया है. फर्स्ट डायग्राम में देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 दीज आर द नंबर्ड कंपार्टमेंट्स. तो ये कंपार्टमेंट्स हैं हमारे पास. इन कंपार्टमेंट्स में आपके पास कैपिटल N डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. वो तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी को किसी में कंपार्टमेंट में कुछ कितना भी आ सकता है. तो यहाँ पे एक बात हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि एक कंडीशन ये लगा दें कि फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल्स चले जाएं, सेकेंड वाले में N2, थर्ड में N3 एंड सो ऑन. इस तरह से अगर के कंपार्टमेंट में NK पार्टिकल्स चले जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं, जो कि मैं ओमेगा से ही दिखा रहा हूँ. इसको कभी सम बुक्स में कहीं W से भी डिनोट करते हैं, W और ओमेगा. तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या नंबर ऑफ वेज हाउ द पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड आर द सेम. यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय N2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय N3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन NK फैक्टोरियल. जितने भी कंपार्टमेंट हैं, लास्ट कंपार्टमेंट में जितने, फर्स्ट में जितने पार्टिकल गए, दूसरे में जितने गए, उन पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है फैक्टोरियल लेके. सो ये आगे आपको इसको भी लिख सकते हैं, कैपिटल N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय this summation, this like the summation, this is the multiplication symbol, कि आपको सिंबल है कि ऑल आर मल्टीप्लाइड Ni फैक्टोरियल I is 1 to k. तो ये तो है जब हमारे पास कंपार्टमेंट जो हैं इक्वल साइज के हैं, दैट इज़ ईजी केस. बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कब होगा, व्हेन वी हैव द कंपार्टमेंट्स वेयर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट आवर पार्टिकल्स, दे आर ऑफ अनइक्वल साइज, दे आर नॉट इक्वल. जैसा कि आप सेकेंड फिगर 2 में देखिए, 1 2 3 4 मैंने 4 बनाए हुए हैं कंपार्टमेंट्स. अनलाइक द फर्स्ट वन, हमारे पास अब ये चारों के चारों अलग अलग साइज के हैं. और जब साइज अलग है तो आपके पास पहली प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि वी हैव द प्रायोरी प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट. प्रायोरी प्रोबेबिलिटी वाला जो हमने पढ़ा था पोस्टुलेट, उसमें ये था कि ऑल द माइक्रोस्टेट्स हैव द इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ गेटिंग द पार्टिकल्स, कि उसमें सभी की इक्वल है. बट यहाँ अगर साइज ही इक्वल नहीं है, जब साइज इक्वल है तब इट्स ओके, बट साइज इक्वल नहीं है तो वी कैन नॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. एंड तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड ऑल द कंपार्टमेंट्स इनटू सेल्स ऑफ सेम साइज. आप सेम साइज के छोटे छोटे सेल्स बना लेते हैं. लाइक द कंपार्टमेंट इज़ बिग, तो हम इसको सेल बोल रहे हैं, छोटे छोटे बना लेते हैं. जैसे कि मैंने थर्ड वाले में देखिए, सेकेंड वाले का ही हमने डिवाइड किया हुआ है. तो अनइक्वल कंपार्टमेंट्स आर नाउ डिवाइडेड इनटू इक्वल सेल्स. अब आपके पास सारे के सारे कंपार्टमेंट तो वही हैं अनइक्वल, बट नाउ यू हैव स्मॉल सेल्स जहाँ की पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, और इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है. तो ऐसे में क्या होगा, सपोज वी हैव G1 सेल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट, एंड क्योंकि सबके साइज अलग अलग हैं, कंपार्टमेंट के साइज अलग हैं, तो सब में नंबर ऑफ़ सेल्स भी अलग अलग आएंगी. तो अगर फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट बड़ा है, सेकेंड छोटा है, फर्स्ट कंपार्टमेंट बड़ा है तो उसमें सपोज G1 सेल्स आई ज़्यादा, एंड सेकेंड कंपार्टमेंट छोटा है तो उसमें G2 सेल्स आई, क्योंकि सेल्स के साइज सेम है. थर्ड, फोर्थ, सो ऑन. तो इन दिस वे वी हैव G1, G2, G3, G4 सो ऑन सेल्स ऑफ द कंपार्टमेंट्स. अब इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरह से, जैसे आप अगर एक पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं G1 सेल्स में फॉर एग्जांपल, तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके पास. एक पार्टिकल G1 सेल्स में G1 तरीके से जा सकता है ना. अगर 5 सेल्स हैं या 25 सेल्स हैं तो 25 तरीके से जा सकता है, क्योंकि पहले में जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में. इट इज़ फ्री टू बी अरेंज्ड इन एनी वन ऑफ द सेल.
तो जितनी सेल्स उतने तरीके, एक पार्टिकल के लिए G1 तरीक़े से जा सकता है, नंबर ऑफ़ वेज। तो 2 पार्टिकल भी जा सकते हैं, एक सेल में 2 भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम डिस्टिंग्विशेबल की बात कर रहे हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल की बात जहाँ पर आएगी वहाँ पे फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा के हम बोलेंगे एक सेल में एक ही रहेगा। बट जब तक डिस्टिंग्विशेबल की बात होती है तब तक हम कहेंगे एक में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। तो G1 सेल्स में अगर 2 पार्टिकल को जाना है तो G1 स्क्वायर हो जाएगा, G1 टू द पावर 2। एंड सिमिलरली अगर 3 पार्टिकल हैं तो G1 क्यूब। अगर n पार्टिकल को G1 सेल्स में जाना है या फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाना है तो उसके तरीके होंगे G1 टू द पावर n। तो सिमिलरली ये आप देखिए इसको किस तरह करना है। और फिर n नंबर ऑफ n कैपिटल n पार्टिकल्स में से आप हाउ यू कैन चूज n1 पार्टिकल्स आउट ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स, हाउ यू कैन चूज द नंबर ऑफ वेज इज n कैपिटल N C n1। ये कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस आपने पढ़ा है, n कैपिटल N C n1। तो वो जो कि एक्सपेंड होगा n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल स्मॉल n1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपको तो टोटल नंबर ऑफ वेज फिर इंटू G1 टू द पावर n1 कर लोगे आप। सिमिलरली सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली you will have the omega, the number of ways how capital N particles can be distributed in the compartments of unequal size with GI cells। ठीक, तो ये हो जाएगा सॉरी n कैपिटल N फैक्टोरियल देन मल्टीप्लिकेशन साइन i is equal to 1 to k gi to the power ni डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल। ये सब मैंने इसलिए बताया, आप इसको एग्जांपल लेके देखिएगा, दैट विल बी इजी। क्योंकि अगर आप ऐसे लेते हैं कि सपोज आई हैव 3 पार्टिकल्स, आई हैव 2 कंपार्टमेंट्स, तो कितने तरीके हो सकते हैं, इस तरीके से देखेंगे तो इट विल बी मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। ये इसलिए बताया क्योंकि आगे को अभी हम इतना ही कर रहे हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ और पार्टीशन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। एंड व्हेन वी स्टार्ट दी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस-आइंस्टाइन एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स इन द नेक्स्ट यूनिट, आई थिंक नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। तो आपके काम ये आएगा, ये सब समझ में आएगा, डिस्टिंग्विशेबल का कॉन्सेप्ट, इनडिस्टिंग्विशेबल का कॉन्सेप्ट, और ये तरीके नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सब आज के लिए ठीक था। एंसेम्बल्स एंड द टाइप ऑफ एंसेम्बल्स, पार्टीशन फंक्शन मैंने आपको भेज दिया है, बट आई विल डिस्कस इट हियर इन दी वीडियो लेक्चर ऑल्सो। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज़ यू कैन सेंड दिस to the Google Classroom. Thank you.